हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये मैनुअल एक तरह से देखा जाए तो मेनली रीट ग्रुप डी रेलवे, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड है, SSC और UP पुलिस, जितने भी स्टेट पुलिस के एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप प्रश्नों का संग्रह देखना, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हैं, और वीडियो जब अच्छा लगे तो आप लाइक करें। और देखिए, जैसा कि इससे पहले कंटिन्यू इस चैनल पर मैथमेटिक्स की वीडियो और साइंस की वीडियो अपलोड की जा रही है। आप लोगों की तैयारी को देखते हुए तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाएं और बिल्कुल स्टार्टअप जीरो से है, बिल्कुल जीरो से है। आपका हर बेसिक कॉन्सेप्ट बिना पूछे क्लियर होगा, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ और मटेरियल चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए, आज इतना साइंस पढ़ाने के बाद जितनी वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो उसके बाद मैं कुछ इस तरह का सीरीज लेके आता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की सीरीज में देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए ये। और देखिए, मैं प्रश्न पढ़ने के बाद आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का समय दूंगा। उस समय के अंदर आप ईमानदारी से बताना क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो वीडियो जब होता है ना बहुत से कि प्रश्न तो आता नहीं है, लेकिन क्या है जैसे ही सोल्व करते हैं हाँ ये तो हो जाएगा, ऐसा ही होता है, तो वो चीज़ नहीं है। बढ़िया से ईमानदारी से देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। मैं ये चाहता हूँ एक सीट किसी भी एग्जाम में आप बैठो आपकी निकलनी चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है, मेरी ये कामना है आप लोगों के लिए कि आपका चयन तुरंत किसी भी एग्जाम को दो आपका हो जाए, आप रोजगार पा सकें। तो आइए चलते हैं सीरीज की ओर, प्रश्नों की ओर। तो पहला ही प्रश्न देखो हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है बताइए। आपको यदि याद है तो बताइए। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर होगा बल के। किसके बराबर होती है? बल के। अब कैसे होती है? क्यों? क्योंकि ये तो फिजिक्स का भाग है, फिजिक्स का एक पार्ट है जिसको सिद्ध किया जा सकता है, बताया जा सकता है। बल के बराबर होती है। अब कैसे होती है मैं ये भी थोड़ा, जिस प्रश्न के अंदर डिस्क्राइब करना रहेगा, समझाना रहेगा, मैं यहाँ समझाऊंगा। ध्यान से देखते रहिए। इससे पहले कॉपी या रजिस्टर और पेन उठा लीजिए आप, नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर। अब आप मुझे बताओ वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग में जो परिवर्तन होता था त्वरण कहलाता था, त्वरण कहलाता था ना। अब ध्यान से देखते रहना इधर। अब संवेग में परिवर्तन की दर, अब ये संवेग है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण बन जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। और त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? पी का मान ma, और ma आप जानते हो बल का व्यंजक होता है, क्योंकि F बराबर ma न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो बोलो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बल के बराबर होगा, क्योंकि बल का ही मान क्या है? ma है। तो सिद्ध कर दिया मैंने। चाहो तो लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आए दोबारा देखना वीडियो पॉज करके। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका होगा संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। ठीक है, था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी स्टेट PCS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ इतनी जगह नहीं रहती, क्योंकि मैं तैयार करता हूँ अपने हाथों से कंटेंट्स बोर्ड के ऊपर, कि मैं यहाँ परीक्षा में आए हुए चीज़ों को लिखूँ, तो फिर मैं आंसर कहाँ लिखूँगा, है ना। तो सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ आए हुए हैं ये प्रश्न, और ये प्रश्न देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल टफ एग्जाम के अंदर है। हर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, अब वो लल्लू क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आते हैं। आगे देखिए, और हर एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन भी टफ नहीं आता, इजी क्वेश्चन भी आता है, लेकिन क्या है कि कंफ्यूजन के कारण हम गलत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम किसको? जड़त्व को। किसको? जड़त्व को परिभाषित करता है।
तो इसका आंसर जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का और जड़त्व क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। आप प्ले लिस्ट पे जाइए और वीडियो देखिए, आपको जड़त्व से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरी वीडियो जाके देखें, सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे मैंने डिवाइड कर रखे हैं वीडियो को। प्ले लिस्ट पर जाइए, गतिमान IQ स्टडी चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट देखिए, और प्ले लिस्ट देखने के बाद किसी भी टॉपिक पे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। नहीं तो आप पेपर उठा के देख लेना। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे लिए, तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा था। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। अब ये क्या होता है प्रक्षालन मशीन, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, और जो ITI कर रहे होंगे ना उन्हें पता होगा निम्नी पैटर्न की क्वेश्चन की वजह से। हाँ, ITI से मुझे ये याद आया कि मेरा एक और चैनल है गतिमान टेक्निकल हब, ध्यान से सुने, गतिमान टेक्निकल हब, उस पर ITI के लिए भी आपको एजुकेशन दी जाती है, ITI की क्लास भी कराई जाती है। तो वहाँ पर भी आप गतिमान टेक्निकल हब को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि कोई ITI कर रहा हो, आपके फ्रेंड या आप खुद कर रहे हो, आपके रिलेशन में कोई कर रहा हो, तो आप उन्हें प्रोवाइड करें, हर टॉपिक वहाँ भी समझाया जाता है। तो प्रक्षालन मशीन किसे कहते हैं मालूम है आपको, वॉशिंग मशीन को। किसको कहते हैं, वॉशिंग मशीन को प्रक्षालन मशीन कहते हैं, वॉशिंग मशीन को। अब ये लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में दिमाग नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि प्रेशर इतना होता है एग्जाम का। आपको एक तरफ इंग्लिश में भी लिखा रहता है, जब भी आपको हिंदी में समझ में नहीं आना एग्जाम के अंदर, तो आप इंग्लिश वाला जरूर देख लिया करो जाके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है हमें कि क्वेश्चन समझ में आ जाता है। अब हम लोग क्या है, बहुत 50% तो ये सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश का क्वेश्चन क्या देखेंगे, हमारे समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप हिंदी मीडियम के हो तो भी हिंदी समझ में नहीं आएगी आपके, तो तुरंत इंग्लिश वाला देख लिया करिए, उसका वर्जन, तो आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत, अब आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया है, नोट्स के अंदर सब पढ़ा दिया मैंने, आप देखना वीडियो पे। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होता है ना, अपकेंद्रीय बल पर। प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीय बल पर कार्य होता है। क्यों, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है? वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोती है तो बाहर की तरफ फेंकती है। दूध मथने का अभी आएगा आगे क्वेश्चन, जब दूध को मथा जाता है, क्रीम निकाला जाता है, तो बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगे, बराबर चित्र बना के समझाया था मैंने अच्छे से, वीडियो पर जाके देखोगे तो ये इस तरीके से आप देखना, वहां पर इधर की तरफ बल लगता है तो अब केंद्रीय बल पर आधारित होता है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो आप जानते हो बर्फ पे चलोगे तो फिसल जाओगे, गिर जाओगे, कारण क्या है, घर्षण बल, घर्षण बल के कारण। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घर्षण बल के कारण। अब घर्षण बल जो होता है ये अभी हमारा चल रहा है टॉपिक है इसी चैनल पर, थ्योरी पार्ट में, जिसमें मैंने घर्षण पढ़ा दिया था, संतुलित बल, असंतुलित बल सब पढ़ा दिया था, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, लिमिटिंग घर्षण क्या होता है, डायनेमिक घर्षण क्या होता है, सब पढ़ा दिया। वहाँ जाके देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब सड़क पर चलना आसान होता है, क्यों, क्योंकि सड़क खुरदरी होती है और खुरदरी सतह पे घर्षण अच्छा मिलता है किसी भी चीज़ को रुकने के लिए। तो हमारे पैरों के नीचे जो तलवों को घर्षण मिलता है वो सड़क पर अच्छा मिलता है, जबकि बर्फ पे घर्षण मिलेगा नहीं, बर्फ पे फिसल जाएगा, आदमी गिर जाएगा तो इसलिए चलना कठिन होता है। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय, क्वेश्चन मार्क। अब ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, एक लाइन में दिया हुआ था एग्जाम के अंदर, 4 ऑप्शन थे, तो एक लाइन में सिर्फ इतना सा आंसर आएगा कि ऊर्जा को ना तो संचय कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो संचित किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी उसका ह्रास किया जा सकता है। तो इसी को हम ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का यही आशय होता है, यही तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। अंतरिक्ष से जब कोई उल्का पिंड, आपने भी गिरा देखा होगा कभी रात को, तो हम जर्नली भाषा में क्या कहते हैं, तारा टूटा है, तारा गिर रहा है वो देखो तारा। बहुत सारे लोग है ना
इधर आंखों को चूमते हैं, इधर हाथ लगाते हैं, कहते हैं कि कुछ मांग लो मिल जाएगा, है होता है ना ऐसा। जनरली दैनिक लाइफ है वो, तो जैसा हम बड़े बुजुर्गों से, अपने पुराने व्यक्तियों से सुनते हैं वैसा ही हम समझते हैं, जब तक हमें ज्ञान का अनुभव नहीं होता। साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो अलग ही महत्व है उसका, है ना। तो इस चीज़ को तो जाने दो आप, हम अपनी बात करते हैं इसमें कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो जल उठता है। इसका कारण क्या है? तो एक छोटी सी बात है कि बिजली क्यों चमकती है। अगर मैं जर्नली कहूँ तो क्या कोई वहाँ पे बिजली उत्पन्न कर रहा है क्या कि वो चमक रही है और हमें दिख रही है? नहीं। बिजली क्यों चमकती है? आवेशों के घर्षण के कारण। आवेशों में वहाँ घर्षण होता है, वायुमंडल के आवेशों में घर्षण होता है, इस कारण बिजली चमकती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायुमंडल के कारण। क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल के घर्षण के कारण है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में भी बहुत सारे कण होते हैं, है? और उसमें जो घर्षण होता है, जो उसकी स्पीड के कारण घर्षण होता है, बहुत स्पीड से गिरता है वो, इतना आसान नहीं है। अपन सोचते हैं कि आ रहा धीरे धीरे, नहीं, बहुत स्पीड से आता है वो नीचे, है ना। बर्फ भी बहुत स्पीड से आते आते गल जाती है, इतनी दूरी है। तो वायुमंडल का जो घर्षण होता है, वो घर्षण के कारण क्या होता है? वो जल उठता है ना। तो सही आंसर आपका ये रहेगा, लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति। अब ग्रहीय पिंड जो परिक्रमा करते हैं ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा, यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसका प्रभावी बल कौन सा है? तो आप जानते हो, ध्यान से देखो कि ये हमारे सूर्य देव हैं और यहाँ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इन कक्षाओं में मान के चलो अलग अलग ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, मान के चलो आप ऐसा, है ना। ऐसा ही है भी, मानना तो पड़ेगा ही। और एक आपने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो, ये प्रोटॉन जो, सॉरी, यहाँ नाभि होती है, जो ये प्लस जो नाभि होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो कारण क्या होता है कि एक आकर्षण बल, ये केंद्र है ना, सूर्य केंद्र है, ये एक आकर्षण बल रखता है, खींचने की ताकत रखता है दूसरे ग्रहों को अपनी ओर, है। आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभि है वो रखते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं। उनको इतनी ताकत नहीं मिलती है कि उस कक्षा से बाहर भाग जाए, वो नाचते रहते हैं, उधर ही क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो आकर्षण बल होता है जो अपनी ओर खींच के रखते हैं, ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है ना, आपको पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पर ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति में प्रभावी बल है, तो कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। आंसर हो जाएगा आपका, है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अभी अभी हमने चर्चा करी थी कि दूध को मथ रहे हैं, क्रीम बाहर की तरफ फेंक रही है, तो बाहर की तरफ फेंक रही है तो अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना। आप लोग देखते रहना कि कितने क्वेश्चन आपको आए हैं इसमें से, हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए अगला, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति। अब ऊर्ध्वाधर गति को भाई क्या कहेंगे? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं बताइए। देखिए इधर ऊर्ध्वाधर गति का मतलब क्या होता है? ये जैसे कोई तल है तो ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर जो ये गति होती है ऊपर की ओर है, पृष्ठीय तल से ऊपर की ओर। तो ऊर्ध्व विक्षोभ, विक्षोभ है, वायु विक्षोभ। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंड, WIND। विंड की जगह प्रक्षोभ कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ यानी विंड कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये थोड़ा आसान है, सभी बता देंगे। हैं, संवेग संरक्षण। कौन सा? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है थोड़ा दमदार, इंपॉर्टेंट भी लगा देते हैं इसको। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए क्या क्वेश्चन आपको आ रहा है क्या? बताइए सभी स्टूडेंट्स हैं, देखिए पॉज कर दीजिए वीडियो को, देखिए। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो देख लीजिए, मैं यहाँ करवा देता हूँ। देखो थोड़ा सा इधर, यहाँ बताऊँ, यहाँ देखो ठीक से क्या कह रहा है ये। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात, तो संवेग P और वेग का अनुपात V, P/V से कौन सा मान प्राप्त होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है आप जानते हो, P बराबर mv होता है, mv होता है। और V क्या है? V यहाँ पर वेग है, तो ये V से V कट जाएगा, तो P बराबर क्या बच गया? m, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान प्राप्त होगा, द्रव्यमान। और आप जानते हो, एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था पिछली वीडियो में, आप पढ़ो जाके, देखो वीडियो अच्छे से, कि एक कार और एक ट्रक दोनों एक ही स्पीड से गति कर रहे हैं, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो संवेग किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का होगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। नहीं होगा क्या? दोनों की टक्कर कराई जाए तो कार तो फुटबॉल की तरह उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? द्रव्यमान कम था। तो संवेग किसका ज़्यादा होगा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसीलिए P बराबर m आया। तो इस तरह से ये बात आ गई समझ में आपके। किसी पिंड के संवेग, संवेग यानी P और वेग के अनुपात, तो वेग का अनुपात बोला तो P/V कर दिया हमने, यानी अनुपात ऐसे लिखेंगे ना, बटा यानी भाग, अनुपात का मतलब वही होता है। अब 2:3 लिखूंगा मैं, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूँ 2:3 है, तो इसका मतलब ये होगा ना 2/3। तो संवेग और वेग का अनुपात, तो ये रहा संवेग, ये रहा संवेग P और ये रहा वेग, अनुपात ऐसे ही लिखूंगा संवेग और वेग के अनुपात को। तो P/V ये रहा, और P का मान, संवेग का मान क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, तो mv, और वेग नीचे है ही, वेग से वेग कट गया, तो P बराबर m बच गया। तो किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान को क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे, जिसे m से शो करते हैं। तो ये आज आपके 12 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें मैंने सविस्तार अच्छे से समझाते हुए आपको प्रयास किया है कि आपके समझ में आए, और ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की लाऊंगा मैं। थोड़ा टाइम लगता है कंटेंट्स तैयार करने में, तो इसके आगे फिर आपके लिए अगली वीडियो में थ्योरी पार्ट चलेगा, फिर समय जैसे मिलेगा फिर प्रश्नों का संग्रह लाएंगे। इस तरह से हमारी पढ़ाई चलती रहेगी। पूरा प्रयास करूँगा मैं कि आपको अच्छे कंटेंट्स दे सकूँ, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो आप सफल हो सके। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पढ़ा के चल जाऊँगा, आप वीडियो को सरसरी निगाह से देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हैं, तो आप अच्छे से देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।